हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ HIV एड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वीडियो नंबर 1 है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो इसके आगे वाले वीडियोस में बाकी की चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करूँगा कि किस तरह से HIV के केसेस का सबसे पहले हमें पता चला, और पहले क्या मान्यता थी कि क्या HIV केवल उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनमें सेम सेक्स ओरिएंटेशन है, होमोसेक्सुअल्स हैं या हीमोफिलिक्स हैं, या जो हेरोइन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, या जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं। एड्स का पहले जो नाम रखा गया था दैट वाज ग्रिड, GRID, गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर या इम्यून डेफिशिएंसी। HIV एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV पॉजिटिव होना और एड्स हो जाना दो अलग बातें हैं। एड्स इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इस तरह का सिंबल जो हमें देखने को मिलता है, दिस क्रॉस्ड ribbon, it is a symbol of solidarity for people who are living with HIV, people who are HIV positive, या people who are living with AIDS. So अब थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं, राइट, कि कब HIV का पता चला और कहाँ पे पता चला थ्रू आउट वर्ल्ड, एंड इंडिया में जब इस चीज़ का पता चला तो कैसे पता चला और क्या रिएक्शन रहा लोगों का। फुल फॉर्म जो है एड्स का, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट मीन्स देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, समथिंग इज रॉन्ग विद द इम्यून सिस्टम एंड इट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड शब्द का यहाँ पे मतलब है इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, and it indicates that it is not something which is a congenital disease. Syndrome शब्द का जब हम यूज करते हैं, so this syndrome word it means that there is a group of symptoms, बहुत सारे लक्षण जो हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, हुआ क्या। यूनाइटेड स्टेट्स में अ न्यू डिजीज वाज आइडेंटिफाइड बाय observing unusual cluster of rare diseases that occurred exclusively in immunocompromised people. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक रेगुलर ये रूटीन रहता है दैट दे हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द health. They have to collect information about the health of people who are living in that country. They have to collect information about the health of the people and diseases that are occurring in that country. तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है वो एक वीकली न्यूज़ लेटर जो है वो पब्लिश करता है, जिसका नाम है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, MMWR, and that contains the data collected by the US Centers for Disease Control and Prevention. This newsletter, it is primarily read by doctors, public health personnel, and this newsletter it publishes the scientific information, statistics and background information on the diseases. जून 5 1981 की बात है। सो जून 5 1981 में MMWR में एक बहुत ही अजीब केस के बारे में बताया गया जो डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। सो दिस जून 5 1981 issue of MMWR it brought to the attention of doctors about 5 gay men, that is male homosexuals from Los Angeles, जिनमें बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर फंगल इन्फेक्शन था लंग्स का, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, right? Now this pneumocystis, it is usually present in environment and it rarely causes any disease in patients who are lacking functional immune system. डॉक्टर्स के सामने ये बड़ी हैरानी वाली बात हो रही थी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलती है, तो ये कैसे हो गई है अमंग दैट ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मैन। और उसके अलावा एक खास तरह का कैंसर, कापोसी सार्कोमा जिसे कहते हैं, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम अदर गे पीपल विद इन द नेक्स्ट मंथ। ना अब ये दोनों ही जो डिजीजेस हैं दे आर सीन रियरली इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स वेयर द इम्यून सिस्टम इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डेफिशिएंट, और इन सिचुएशंस वेयर द इम्यूनिटी इज सीवियरली डैमेज्ड या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे ल्यूकीमिया के केस में, कैंसर ट्रीटमेंट में या ऑर्गन ट्रांसप्लांट थेरेपी में। ये बीमारियां जो हैं दे आर सीन ओनली इन 1 person एवरी फ्यू ईयर्स,
But when they are presented in clusters, they have made doctors think that they are dealing with something which is a new immunodeficiency disease. Now, शुरुआत के समय पे इन द अर्ली डेज ऑफ दिस इम्यून डिसऑर्डर कह दीजिए, इम्यून डिजीज, इट वाज डायग्नोस्ड प्राइमरीली इन गे मैन, पीपल हु आर हैविंग द सेम सेक्स ओरिएंटेशन. तो शुरुआत में नाम रख दिया गया गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी, दैट इज ग्रिड. स्लिम डिजीज भी कहा जाता था इसे, वो इसलिए बिकॉज सीवियर वेट लॉस हो जाता था पेशेंट्स का इसमें. एंड स्लिम डिजीज वाज लोकल टर्म विच वाज कॉइन्ड इन ईस्ट अफ्रीका ड्यू टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस और द वेस्टिंग विच इज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन. एक धारणा ऐसी बन गई, फिर धीरे धीरे द रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड द डिजीज इन सेवरल अदर ग्रुप्स. तो 4H जो हैं, 4H were considered risk factors for this disease. 4H: homosexuals, hemophilics जिनमें blood transfusions की जरूरत थी, heroin means injection drug users, and Haitians, from people from a particular region, Haiti. This derogatory categorization was the source of contempt for those belonging to those groups. इस तरह का कैटेगराइजेशन कर देना उन लोगों के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल रहा कि हमने कैटेगराइज कर दिया कि इन्हीं लोगों में ये बीमारी जो है हो सकती है. सो जिस कारण देयर वाज फियर, देयर वाज एक्सट्रीम फियर, और एक सोशल स्टिग्मा के रूप में ये बात आई. सोसाइटी में उन लोगों को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखना जाने लगा. इनफैक्ट कि डॉक्टर्स भी उनसे दूर रहते थे, और जब कोई इस बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी लोग सामने नहीं आना चाहते थे. सो एवरीवन इन द सोसाइटी, इंक्लूडिंग दोज इन द मेडिकल फील्ड, दे यूज्ड टू कीप दोज पेशेंट्स अवे with intense fear. In the early days, hospital personnel, they used to wear those PPE kits, much like astronauts, to dispose of the bodies of the people who have died because of this disorder. तो शुरुआत के समय में इन लोगों को बहुत ही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सफ़र करना पड़ा इन बातों के कारण. नाउ, अब होता क्या है कि जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है तो इंसान में कई तरह के फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं. इस तरह के इन्फेक्शंस जो नॉर्मली इंसान को नहीं होते हैं, बट इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने पे आसानी से द पर्सन बिकम्स ससेप्टिबल टू दोज डिसऑर्डर्स. माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स दैट वुड नॉट कॉज डिजीज इन द जनरल पॉपुलेशन, it can cause disease in them and taking advantage of the weakened immune systems. So these patients, they presented extreme weight loss, rare pneumonia, rare cancers, Kaposi sarcoma, and an unrelenting fever and constant diarrhea. Now, iske alawa, there were sores and boils on the body and mouth. So kind of moving skeletons. इतनी ज़्यादा दुर्दशा जो है पेशेंट की हो जाती थी. क्या एक्चुअल वजह रही है आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द एड्स? अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच कॉज अ टोटल लैक ऑफ इम्यूनिटी, वी कॉल देम एज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स. जिन बच्चों में, चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम सच प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, दे यूजुअली सफर फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्शंस इन इन्फेंसी एंड दे डाई बिफोर रीचिंग द एडोलेसेंस. लेकिन जिन गे मैन में ये समस्या देखी गई थी वो बच्चे तो नहीं थे, बट द गेज हु आर अफेक्टेड बाय सच डिजीजेस वर नॉट चिल्ड्रन बट यंग एडल्ट्स, एंड दे वर फाउंड टू हैव नो जेनेटिक डिफेक्ट. उनमें तो कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं था, और अदर कॉज दैट सीरियसली वीकन्स द इम्यून सिस्टम. तभी ये बात बहुत सरप्राइजिंगली लग रही थी. So realizing that they were infected with a new disease that destroys the immune system, then they started calling it as acquired immunodeficiency syndrome in September 1982. Because धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि ये हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी है और इसके और भी कई जरिए हैं जिससे ये चीज़ फैल सकती है. So if I expand this term AIDS, so stands for acquired, which means acquired during life
rather than at birth. It is not something which is congenital. हाँ, वो एक बात अलग है कि अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं, वो सब चीज़ें तो हमें बहुत बाद में पता चली, राइट? या फिर अगर बच्चा मदर की वेजाइनल कैनाल के थ्रू पास आउट हो रहा है, वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, तो उस समय HIV जो है इन्फेक्ट कर सकता है उसे. So immune here means the term immunity, and deficiency is referring to decrease, and the term syndrome means a set of symptoms, group of symptoms. तो शुरुआत से लेकर के, अगर इतिहास से लेकर के मैं चलूं June 5, 1981 से, तो शुरुआत में ऐसा लगा कि लॉस एंजलिस की मैंने आपको बात बताई कि भाई ये ओनली उन्हीं लोगों में है हु आर हैविंग द सेम सेक्स ओरिएंटेशन. तो 81 में हमने इसे गे प्लेग या गे सिंड्रोम कहा, या ग्रिड, गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी. जुलाई 3, 1981 में रेयर कैंसर ऑब्जर्व्ड इन 41 होमोसेक्सुअल्स. न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल लिखा था. जनवरी 6, 1982 में कहा गया इट्स अ मिस्टीरियस कैंसर. द फ्रेंच न्यूज़पेपर दिस पब्लिश्ड a particular article. July 24, 1982 में it was referred as gay syndrome. Then 1982 में 4H disease, I told you those 4H, homosexuals, hemophiliacs, heroin, intravenous drug abusers and people from Haiti. 1982 में फिर नाम एड्स पे आ गए हम, या SIDA. The disease is renamed AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, और SIDA फ्रेंच भाषा में this is the particular pronunciation in the French language. Now, so the Center for Disease Control declared in 1982 that only sexual contact, injections and blood transfusions could transmit the disease from one person to another. इतनी बातें कह दी गई. Now, अब इससे कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी हुआ. फायदे वाली बात क्या है? This announcement has to some extent changed the fear of spreading the infection from one infected person to the other infected person through air. कि भाई हवा के थ्रू, एरोसोल्स के थ्रू ये बीमारी नहीं फैलती है, किसी को छू लेने से, टच करने से नहीं फैलेगी, चम्मच इस्तेमाल करने से, प्लेट्स इस्तेमाल करने से, ग्लासेस या बर्तन इस्तेमाल करने से, बाथरूम यूज़ करने से, कॉमोड्स यूज़ करने से, या इंसेक्ट या मॉस्किटोज के काटने से नहीं फैलेगी. ठीक है जी, राइट? ना, अब जब ये कह दिया गया कि इट इज़ थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, इंजेक्शंस वहाँ से है, तो फिर उन पर्टिकुलर लोगों के लिए भी एक स्टिग्मा वाली बात हो गई. आफ्टर नोइंग दैट दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू सेक्स एंड ड्रग इंजेक्शंस, पीपल यूज टू डिसमिस दीज पेशेंट्स एज स्ट्रेस. तो उनके साथ भी एक भेदभाव वाली बात हो गई. सो इन द अर्ली ईयर्स इवन पॉलिटिशियंस दे डिड नॉट टॉक अबाउट दिस डिजीज. तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था इसके बारे में. अब उसके कारण फिर अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सो फंडिंग भी नहीं मिल पाई. दिस रिजल्टेड इन लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग फॉर रिसर्च इनटू द डिजीज. नाउ ड्यू टू दिस देयर वाज नॉट मच अवेयरनेस एंड कॉशन अबाउट एड्स. HIV के टेस्ट वगैरह तो बहुत बाद में आकर के फिर अवेलेबल हुए. अब जिक्र करते हैं इंडिया का. हिस्ट्री ऑफ एड्स इन इंडिया, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. इंडिया में एड्स वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ कमर्शियल सेक्स वर्कर्स इन चेन्नई इन 1986. It was discovered by Selapan Nirmala under the guidance of Dr. Suniti Solomon. Selapan Nirmala जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट थी, और वो अपना एक डिसर्टेशन के लिए कोई टॉपिक सर्च कर रही थी. और उन दिनों की बात अगर हम करें, हम 1980s की बात कर रहे हैं, अर्ली 1980s की, तो ये अलग अलग खबरें आ रही थी कि भाई अमेरिका में इस तरह का एक वायरस फैला है, और जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है. तो परंतु हम जो इंडियंस थे, हमारा ये सोचना था कि नहीं, हम बहुत ही संस्कारी हैं, हमारे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो ये इंडिया में नहीं हो सकता है. लेकिन बहुत हैरानी हुई जब पता चला कि हाँ वाकई ये इंडिया में भी है. So it was at the end of 1985, a 32-year-old microbiology student, Selapan Nirmala, at the Medical College in Chennai, she was looking for a topic for a dissertation. The idea came from her professor and mentor, Suniti Solomon. Now, उस समय the press at that time wrote that HIV was a disease of the debauched West. मतलब जो promiscuous लोग हैं, lustful लोग हैं, ये तो उन्हीं में ही होता है. एंड बिकॉज वहाँ पे जो है वेस्ट में ही फ्री सेक्स एंड होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज़ें हैं, भारत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता. इंडियंस ऑन द अदर हैंड वर पोर्ट्रेड एज हेट्रोसेक्सुअल, दे वर मोनोगैमस एंड दे आर गॉड फियरिंग. मोरोवर चेन्नई और
आसपास जो तमिलनाडु का इलाका था, दे वर कंसिडर्ड स्पेशली वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। तो ये बड़ा मुश्किल भी था सलापन निर्मला के लिए कि वो सैंपल्स कहाँ से कलेक्ट करें, उन्हें कहाँ से लोग ऐसे मिलेंगे, और वो खुद डाउटफुल भी थी इस चीज़ के बारे में कि एचआईवी एड्स की उन्हें कोई बहुत जानकारी नहीं है, तो क्या वाकई इस विषय पे उन्हें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उनकी मेंटर जो थी, उन्होंने, डॉक्टर सोलोमन ने उन्हें कहा कि नहीं, आपको इस चीज़ पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम सपोजिटली मोर प्रोमिस्कस सिटीज़, उससे पहले मुंबई में, which was considered to be a kind of promiscuous city. So samples had already been tested at Virology Institute Pune and no positive results were found so far. So it was not surprising that Silapan Nirmala was reluctant. तो अगर उन्हीं की भाषा में कहें, I told Dr. Solomon I was pretty sure that the results would be negative. However, Solomon persuaded her student to give it a shot. So it was decided that Nirmala would collect 200 blood samples from high-risk groups like sex workers, gay men, African students, but this was not an easy job because ऐसा हमारी सोसाइटी में उस समय कोई अगर हम चेन्नई की बात करें तो पर्टिकुलर कोई रेड लाइट एरियाज़ नहीं थे जहाँ पे वो जाकर के कमर्शियल सेक्स वर्कर्स से मिल पाती और उनके सैंपल्स ले पाती। शी हैड प्रीवियसली वर्कड ऑन लेप्टोस्पायरोसिस विच इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम डॉग्स एंड रोडेंट्स एंड शी न्यू नथिंग अबाउट एचआईवी और एड्स। उससे ज़्यादा शी हैड नो आइडिया वेयर टू फाइंड हर सब्जेक्ट्स। Unlike the cities of Mumbai, Delhi, Calcutta, which have well-known red light districts or the areas, Chennai had no such fixed address for sex workers. तो फिर उन्होंने कैसे अपने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करें? शी बिगिन फ्रिक्वेंटिंग और विजिटिंग दी मेड्रास जनरल हॉस्पिटल वेयर मैनी वुमेन वर ट्रीटेड फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ दोस्ती करी ऐसे कुछ लोगों से, तो फिर धीरे धीरे उन्हीं से बाकी और लोगों का पता चला। व्हेन शी बिफ्रेंडेड, उन्होंने दोस्ती कर ली फॉर विद अ कपल ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड दे वुड पॉइंट आउट एट अदर सेक्स वर्कर्स। व्हेन शी लुक्ड एट देयर फॉर्म्स शी सॉ दैट मैनी हैड दिस वी होम रिटन ऑन देम। सो दिस वी होम का मतलब क्या था? विजिलेंस होम, वेयर द सेक्स वर्कर्स एंड द डेस्टिट्यूट वुमेन दे वर रिमांडेड बाय द अथॉरिटीज। अब फिर उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया और उनसे जो है सैंपल्स लेने शुरू किए। उन्हें बताया नहीं कि किस चीज़ के लिए सैंपल्स ले रहे हैं, बिकॉज पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अगर उन्हें वो बताती भी तो शायद वो समझ नहीं पाते। उनको यही लगा कि शी इज टेकिंग सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स फॉर द वेनरल डिजीजेस। सो ओवर द 3 months शी गैदर्ड मोर देन 80 सैंपल्स। कोई ग्लव्स नहीं थे, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे, एंड इवन द सेक्स वर्कर्स हैड नो आइडिया व्हाट दे आर टेस्टेड फॉर। So I did not tell them that I was looking for AIDS, she said. ये उन्हीं के शब्दों में है। So they were all illiterate and even if I had told them, they wouldn't have understood what AIDS was. There was no facility for ELISA testing in Chennai. तो डॉक्टर सोलोमन जो है उन्होंने अरेंज किया that the samples will be tested at the Christian Medical College CMC Vellore, जो कि चेन्नई से काफ़ी दूर है। तो 6 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। अभी बहुत ही बड़ी बात थी कि 6 सैंपल्स पॉजिटिव हैं। तो सिलप्पा निर्मला से ये कहा गया कि आप इस खबर को बिल्कुल जो है सीक्रेट रखेंगे, आप डिस्क्लोज मत कीजिए। बट शी डिस्कस्ड इट विद हर मेंटर एंड देन फाइनली सरकार को इन्फॉर्म किया गया। सो दिस ग्रिम न्यूज वाज कन्वेड टू द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च विच इन्फॉर्म द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड द उस समय जो तमिलनाडु के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर थे HV हांडे। तो उन तक ये खबर पहुंची सरकारी अधिकारियों तक। व्हेन द मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस बैड न्यूज इन द स्टेट असेंबली इन मई, निर्मला एंड डॉक्टर सोलोमन दे वर सीटेड इन द विजिटर्स गैलरी। जो इनिशियल रिएक्शन था लोगों का, दैट वाज टोटल डिसबिलीफ। सम क्वेश्चन द टेस्ट, लोगों ने उनके टेस्ट करने तरीके पर ही सवाल उठाए और कहा कि डॉक्टर से ही कोई गलती हुई होगी। तो ये एक कटिंग भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है, आप इसे PDF में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। सो फिर धीरे धीरे भाई मानना पड़ा कि हाँ वाकई ही इंडिया में भी ये समस्या है। सो अथॉरिटीज दे लॉन्च्ड मैसिव स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स ओवर द इयर्स। HIV एड्स टर्न्ड टू बी एन एपिडेमिक इन इंडिया। इस समय तो ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में है, ग्रोइंग रैपिडली, राइट, हर भारत के हर कोने में। मार्च 1987 में
She submitted her dissertation, that was Surveillance for AIDS in Tamil Nadu. She wrote her exams, she passed and joined the vaccine production program in the King Institute of Preventive Medicine in Chennai, from which she retired in 2010, right? So that was about the historical aspect कि किस तरह से ये बीमारी या एड्स कह दीजिए या HIV कह दीजिए जो शुरुआत में पहले हमें पकड़ में आया, राइट? आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है HIV का, HIV के कितने टाइप्स हैं और उनके कितने सब टाइप्स हैं, HIV का स्ट्रक्चर क्या है, HIV1 HIV2 में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या वाकई ही बंदरों से ये इंसान में आया है या और भी कई वजह इसकी रही हैं। सो जुड़े रहिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल है आपका किसी भी किस्म का तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।